हेलो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल है आप सबके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर हुक्मरानों में से एक हो, जिसके पास फौज हो, दौलत हो और पूरी रियासत उसके इशारे पर नाचे, उसको कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा डराती है? दुश्मन की तलवार? नहीं। दोस्त का धोखा? शायद। लेकिन माकियावेली कहता है कि सबसे बड़ा खतरा है अपनी ही आवाम का गुस्सा। जी हां, आज हम बात करेंगे उस बुक की जो 500 साल पहले लिखी गई और आज भी हर सियासतदान, हर बिजनेसमैन और हर लीडर उसको चुपके चुपके पढ़ता है। उस बुक का नाम है द प्रिंस और उसके लिखारी हैं निकोलो माकियावेली। अगर आप चाहते हैं कि आप भी दुनिया की असली सियासत समझ सकें कि पावर कैसे मिलती है, कैसे बरकरार रहती है और कैसे एक दिन अचानक खत्म हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये बुक कोई नेक और शरीफ इंसान के लिए नहीं लिखी गई। ये बुक उन लोगों के लिए है जो हकीकत को समझना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि सियासत के पीछे क्या खेल चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक चीज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसी ही नॉलेज पैक्ड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमारी मेहनत को और ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए माकियावेली की दुनिया में कदम रखते हैं। दोस्तों, पहले मैकियावेली का जिक्र करते हैं कि ये बंदा था कौन। निकोलो मैकियावेली इटली के फ्लोरेंस शहर में पैदा हुआ। वो एक डिप्लोमैट था। वो सियासत को अंदर से देख चुका था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से ताकतवर हुक्मरानों को देखा, उनकी कामयाबियां देखी और उनकी नाकामियां भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैकियावेली को सियासत से निकाल दिया गया, उसको जेल भेजा गया और उसको तकलीफ दी गई। जेल से निकलने के बाद उसने सोचा कि मैं वापस सियासत में कैसे आ सकता हूं। तो उसने एक बुक लिखी जो कहने को तो एक मशवरा था फ्लोरेंस के नए हुक्मरान लोरेंजो डे मेडिची के लिए, लेकिन असल में ये मैकियावेली का सारी जिंदगी का तजुर्बा था जो उसने कलम बंद कर दिया। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी सियासत का इल्म दिखाता हूं, शायद वो मुझे वापस बुला लें। लेकिन ये बुक इतनी जबरदस्त निकली कि आज तक दुनिया के हर बड़े लीडर ने इसको पढ़ा है, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे स्टालिन हो या फिर आज के मॉडर्न डे पॉलिटिशियंस। सबने इस बुक से कुछ ना कुछ सीखा है। मैकियावेली ने पॉलिटिक्स को आइडियलिज्म से अलग कर दिया। उसने कहा कि पॉलिटिक्स में मॉरल्स की बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। असल दुनिया में आपको वो करना पड़ता है जो आपकी रियासत को बचाए, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। अब हम बुक के पहले चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। मैकियावेली पहले ही चैप्टर में स्टेट्स की किस्में बता देता है। वो कहता है कि दुनिया में दो किस्म की रियासतें हैं, एक रिपब्लिक्स और दूसरी प्रिंसिपैलिटीज। रिपब्लिक्स वो हैं जहां लोगों का हुकूमत में कुछ खास रोल होता है, लेकिन प्रिंसिपैलिटीज वो हैं जहां एक ही शख्स हुकूमत करता है, एक प्रिंस होता है। अब मैकियावेली कहता है कि मैं रिपब्लिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही अपनी दूसरी बुक डिस्कोर्सेज में उनको कवर कर चुका हूं। आज मैं सिर्फ प्रिंसिपैलिटीज के बारे में बात करूंगा। फिर वो प्रिंसिपैलिटीज को दो हिस्सों में तकसीम करता है, हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटीज और न्यू प्रिंसिपैलिटीज। हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटीज वो हैं जो किसी खानदान को पहले से मिल रही हैं, जैसे कि किसी बाप ने अपने बेटे को तख्ता दिया। मैकियावेली कहता है कि हेरिडिटरी प्रिंसिपैलिटीज को संभालना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि लोग उस खानदान को पहले से जानते हैं, उनकी आदत बन चुकी है उनके हुक्म की फरमाबरदारी की। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, या कम से कम उनकी आदत तो होती ही है। अगर हेरिडिटरी प्रिंस कोई बहुत बड़ी गलती ना करे तो लोग उसके खिलाफ नहीं जाते, और अगर कोई बाहर का दुश्मन भी उसकी रियासत पर कब्जा कर ले तो हेरिडिटरी प्रिंस को कोई भी छोटा सा मौका मिल जाए, वो लोग फिर से उसको अपना प्रिंस बना लेते हैं, क्योंकि उनके दिल में पुरानी मोहब्बत और पुराना रिश्ता जिंदा रहता है। लेकिन न्यू प्रिंसिपैलिटीज का मसला कुछ और है। न्यू प्रिंसिपैलिटीज वो हैं जो किसी ने अभी अभी हासिल की हों, या जहां अभी अभी कोई नया प्रिंस आया हो। मैकियावेली कहता है कि नए प्रिंस को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस रियासत पर उसने कब्जा किया है वहां के लोग पहले से आजाद थे, उनके अपने कानून थे, उनकी अपनी रिवायत थी। अब अचानक एक नया शख्स आकर उन पर हुकूमत करे तो लोग उसको पसंद नहीं करते। वो हमेशा सोचते हैं कि शायद ये नया प्रिंस पुराने से बेहतर हो, लेकिन जब उसकी हुकूमत शुरू होती है तो उन्हें रियलाइज होता है कि हर नया प्रिंस अपने पहले ही साल में सबसे ज्यादा खतरे में होता है। लोग उससे उम्मीदें बांध लेते हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। मैकियावेली यहां पर एक बहुत ही सख्त बात कहता है।
वो कहता है कि जब आप किसी नई रियासत पर कब्जा करते हैं तो आपको उसके पुराने हुक्मरान के खानदान को खत्म कर देना चाहिए। जी हां, आपने सही सुना। मैकियावेली कहता है कि अगर आपने पुराने हुक्मरान के खानदान को जिंदा छोड़ दिया तो वो हमेशा एक खतरा बनकर रहेंगे। वो लोगों के दिल में पुरानी याद ताज़ा कर देंगे और किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि दुश्मन के खानदान को खत्म करना ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है ताकि आपकी हुकूमत मजबूत हो सके। फिर मैकियावेली मिक्स्ड प्रिंसिपैलिटीज का जिक्र करता है। मिक्स्ड प्रिंसिपैलिटीज वो हैं जो पहले से मौजूद रियासत में नई टेरिटरी मिलाने से बन जाती हैं। यहां पर मसला ये होता है कि नई टेरिटरी के लोग पुरानी टेरिटरी के लोगों से अलग होते हैं। उनकी जुबान अलग होती है, उनकी रिवायात अलग होती हैं। मैकियावेली कहता है कि ऐसी सिचुएशन में प्रिंस को दो चीजें करनी चाहिए। पहली चीज ये कि वो वहां पर रहने लगे, वो खुद उस नई टेरिटरी में जाकर बस जाए। क्यों? क्योंकि जब प्रिंस वहां मौजूद होता है तो मसले फौरन हल होते हैं, करप्ट ऑफिशियल्स को रोका जा सकता है और लोगों को एहसास होता है कि उनका हुक्मरान उनके दरमियान है। दूसरी चीज ये कि वो नई टेरिटरी के कानून और टैक्सेस को वैसा ही रखे जैसा पहले थे। लोग अपनी पुरानी जिंदगी की आदतों से ज्यादा खुश होते हैं। अगर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई तब्दीली ना आए तो वो ज्यादा तंग नहीं होते। लेकिन अगर प्रिंस ने नई टेरिटरी के लोगों को अपनी मर्जी पर चलाना शुरू कर दिया, उनकी रिवायात बदल दी, तो वो फौरन बगावत कर देंगे। मैकियावेली यहां पर एक और सख्त बात कहता है। वो कहता है कि अगर आप किसी ऐसी रियासत पर कब्जा करते हैं जो कि पहले आजाद थी, जहां लोगों ने अपने कानून खुद बनाए थे, तो आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप उस शहर को तबाह कर दें, पूरी तरह से बर्बाद कर दें ताकि वो फिर कभी उठ ना सके। दूसरा ऑप्शन ये कि आप खुद वहां जाकर बस जाएं। तीसरा ऑप्शन ये कि आप उनके पुराने कानून को कायम रखें लेकिन उन पर टैक्स लगा दें और अपने लॉयल लोगों को वहां पर हुकूमत दे दें ताकि वो आपकी तरफ रहें। मैकियावेली कहता है कि सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप उस आजाद रियासत को तबाह कर दें, क्योंकि आजाद रहने की आदत कभी नहीं मरती। लोग हमेशा पुरानी आजादी को याद करते हैं और किसी भी मौके पर बगावत कर सकते हैं। अब हम चैप्टर 6 और 7 की तरफ आते हैं, जहां मैकियावेली बताता है कि एक प्रिंस अपनी कुव्वत और अपनी सलाहियत से कैसे तख्ता हासिल कर सकता है और कैसे किस्मत या दूसरों की मदद से। मैकियावेली कहता है कि जो प्रिंस अपनी कुव्वत से, अपनी सलाहियत से, अपनी मेहनत से तख्ता हासिल करता है वो असल में सबसे मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो तख्ता जीत कर लिया है, उसने जंगों में हिस्सा लिया है, उसने लोगों को अपने पीछे लाया है, उसको अपनी फौज का पता है, उसको अपने दुश्मनों का पता है। लेकिन जो शख्स सिर्फ किस्मत से या किसी और की मदद से या पैसे देकर तख्ता हासिल करता है वो असल में बहुत कमजोर होता है। मैकियावेली यहां पर चेजारे बोर्जिया का मिसाल देता है। चेजारे बोर्जिया पोप अलेक्जेंडर 6 का बेटा था। उसने अपने बाप की वजह से, कुदरत की मदद से बहुत सी रियासतें हासिल की, लेकिन जब उसका बाप मर गया तो उसकी सारी किस्मत पलट गई। फिर भी मैकियावेली कहता है कि चेजारे बोर्जिया ने बहुत कोशिश की अपनी हुकूमत को मजबूत करने की। उसने अपनी फौज को बेहतर बनाया, उसने डिसलॉयल लोगों को खत्म किया, उसने अपने दुश्मनों से दोस्ताना रिश्ते बनाए, लेकिन फिर भी उसका तख्ता उसके हाथ से निकल गया। मैकियावेली इससे ये सबक निकालता है कि किस्मत से मिला हुआ तख्ता एक लंबे वक्त तक नहीं रहता, लेकिन अगर आप में सलाहियत है, अगर आप में हिम्मत है, तो आप अपनी बुनियाद मजबूत कर सकते हैं, चाहे किस्मत आपका साथ छोड़ भी दे। फिर चैप्टर 8 में मैकियावेली एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करता है। वो कहता है कि कोई शख्स जुर्म और जुल्म के जरिए भी प्रिंस बन सकता है। वो कहता है कि अगर किसी ने अपने दुश्मनों को खत्म करके या गद्दारों को सजा देकर तख्ता हासिल किया है तो उसको ये करना चाहिए कि वो अपने जुर्म को एक ही दफा में कर दे, ताकि लोगों को एहसास हो कि बस अब खत्म हो गया, अब आगे से कोई जुल्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो रोजाना छोटी छोटी जुर्मों पर अमल करता रहेगा तो लोगों में उसके खिलाफ नफरत बढ़ती जाएगी। मैकियावेली कहता है कि जुर्म को एक ही दफा में कर लो, फिर रहम और इंसाफ से काम लो, ताकि लोग सोचने लगे कि ये शख्स तो बदल गया है। इसके बाद चैप्टर 9 में वो उन प्रिंसेस का जिक्र करता है जो अवाम की मदद से तख्ते पर आते हैं। मैकियावेली कहता है कि अगर अवाम आपको अपना लीडर चुनती है तो ये सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि अवाम का प्यार सबसे ज्यादा मजबूत फाउंडेशन होता है। लेकिन यहां भी वो होशियारी से काम लेने को कहता है, क्योंकि अवाम कभी भी बेवकूफ बन सकती है, उसको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। अब हम चैप्टर 10 और 11 की तरफ आते हैं। चैप्टर 10 में मैकियावेली बताता है कि एक प्रिंस की रियासत की कुव्वत कैसे मेजर की जाए। वो कहता है कि अगर किसी प्रिंस के पास अपनी खुद की फौज है, अपना खुद का डिफेंस सिस्टम है,
तो वो ताकतवर है, लेकिन अगर वो दूसरों पर डिपेंड करता है, दूसरी फौजों पर, दूसरे एलाइज पर, तो वो कमजोर है। मैकियावेली कहता है कि जर्मनी का मिसाल लो, वहां के प्रिंसेस अपनी रियासतों को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड करते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस हैं, उनके पास अपनी फौज है, इसलिए वो दुश्मनों से नहीं डरते। चैप्टर 11 में वो इक्लीसियास्टिकल प्रिंसिपैलिटीज का जिक्र करता है, यानी वो रियासतें जो चर्च के अंडर होती हैं। मैकियावेली कहता है कि ये रियासतें असल में सबसे मजबूत होती हैं क्योंकि इनको डिफेंड करने वाला खुद खुदा होता है। लोग इन पर बगावत नहीं करते क्योंकि उनका दीनी जज्बा इनको कंट्रोल करता है। लेकिन मैकियावेली कहता है कि ये रियासतें असल में चर्च की कार्डिनल्स और पोप चलाते हैं और उनकी ताकत उनकी दीनी इन्फ्लुएंस से है, ना कि उनकी फौज से। अब हम बुक के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक पर आते हैं, चैप्टर्स 12 से 14, जहां मैकियावेली फौज और जंग के फन पर तफसीली गुफ्तगू करता है। वो कहता है कि एक प्रिंस के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि उसको जंग की आर्ट आती हो। वो कहता है कि एक प्रिंस का सबसे बड़ा पेशा, सबसे बड़ा शौक, सबसे बड़ा इल्म सिर्फ जंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जंग ही वो चीज है जो उसकी रियासत को बचाती है, जंग ही वो चीज है जो उसको नई रियासतें देती हैं, और जंग ही वो चीज है जो उसके दुश्मनों को उससे दूर रखती है। मैकियावेली फौज के 3 किस्म बता देता है। पहली किस्म अपनी फौज, यानी वो फौज जो आपकी अपनी रियासत के लोगों से बनी हो। ये सबसे बेहतर फौज है क्योंकि ये लोग आपके अपने हैं, ये आपके लिए जान दे देंगे। दूसरी किस्म मर्सनरीज, यानी किराए के सिपाही। मैकियावेली कहता है कि मर्सनरी सबसे बुरी फौज है। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। अगर पैसा मिल गया तो ठीक, वरना ये आपको बेच देंगे। ये लोग बेगैरत होते हैं, ये अपनी जान बचाने में मसरूफ रहते हैं, और जब असली जंग शुरू होती है तो ये सबसे पहले भागते हैं। तीसरी किस्म ऑक्सिलरी ट्रूप्स, यानी दूसरी रियासत की फौज जो आपकी मदद के लिए आए। मैकियावेली कहता है कि ये भी खतरनाक है क्योंकि ये लोग दूसरी रियासत के हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, और अगर ये जीत जाएं तो शायद आपको ही कैद कर लें। इसीलिए वो कहता है कि प्रिंस को हमेशा अपनी फौज पर फोकस करना चाहिए, अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए और जंग की हर टेक्निक सीखनी चाहिए। वो कहता है कि एक प्रिंस को हर रोज जंग की मशक करनी चाहिए, चाहे वो असल में जंग में ना हो। उसको अपनी फौज को एक्सरसाइज करवानी चाहिए, उसको अपने इलाके का हर पहाड़, हर वादी, हर रास्ता याद होना चाहिए, ताकि अगर दुश्मन आए तो वो फौरन अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। अब हम चैप्टर्स 15, 16 और 17 पर आते हैं, जहां मैकियावेली उन खुसूसियात का जिक्र करता है जो एक प्रिंस में होनी चाहिए। ये वो चैप्टर्स हैं जिसकी वजह से मैकियावेली को दुनिया भर में मशहूर या बदनाम किया गया। मैकियावेली कहता है कि लोग आमतौर पर प्रिंस से बहुत सी अच्छी अच्छी खुसूसियात की उम्मीद रखते हैं। लोग चाहते हैं कि प्रिंस सच बोले, दयावान हो, जेनरस हो, ब्रेव हो, रिलीजियस हो। लेकिन मैकियावेली कहता है कि असल दुनिया में ऐसी खुसूसियात सिर्फ नाम की अच्छी होती हैं। अगर एक प्रिंस इन सब में लगातार रहने की कोशिश करेगा तो वो अपनी रियासत खो देगा। मैकियावेली कहता है कि एक प्रिंस को ऐसी खुसूसियात दिखानी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगें, लेकिन असल में उसको वो करना चाहिए जो रियासत के लिए बेहतर हो, यानी कि अपीयरेंस का खेल। वो कहता है कि एक प्रिंस को चाहिए कि वो दयावान दिखाए, लेकिन अगर दया दिखाने से उसकी फौज कमजोर हो जाए या उसके दुश्मन उसका फायदा उठा लें तो वो दया छोड़ दे। वो कहता है कि जेनरोसिटी यानी सखावत भी एक ऐसी चीज है जो प्रिंस को बर्बाद कर सकती है। अगर प्रिंस बहुत ज्यादा जेनरस हो तो लोग उससे उम्मीदें बांध लेंगे, और जब वो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकेगा तो लोग उससे नफरत करेंगे। बेहतर यह है कि प्रिंस थोड़ा कंजूस दिखाए, ताकि जब वो कुछ देता है तो लोग उसकी कदर करें। फिर चैप्टर 17 में वो सबसे मशहूर बात कहता है। वो कहता है कि एक प्रिंस के लिए बेहतर है कि वो डरा जाए, प्यार जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। मैकियावेली कहता है कि प्यार एक वॉलंटरी चीज है। लोग आपसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आपसे कुछ फायदा होता है, लेकिन जब फायदा खत्म हो जाता है तो प्यार भी खत्म हो जाता है। लेकिन डर, ये एक चीज है जो हमेशा रहती है। लोग आपसे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने बगावत की तो सजा होगी। मैकियावेली कहता है कि अगर आप दोनों हासिल कर सकते हैं, प्यार भी और डर भी, तो ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आपको एक चूज करना पड़े तो डर चूज करो, क्योंकि डर ज्यादा रिलायबल है। लेकिन वो ये भी कहता है कि आपको नफरत हासिल नहीं करनी, क्योंकि नफरत वो चीज है जो लोगों को बगावत पर मजबूर कर देती है। डर और नफरत में फर्क है। लोग आपसे डरते हैं तो वो चुप रहते हैं, लेकिन अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो वो हर मौके पर आपके खिलाफ होंगे। फिर चैप्टर 18 में माकियावेली एक और कंट्रोवर्शियल चीज कहता है। वो कहता है कि एक प्रिंस को झूठ बोलना चाहिए, वफादारी की कसम तोड़नी चाहिए और धोखा देना चाहिए जब जरूरत हो,
वो कहता है कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सच बोलते हैं और वफादार रहते हैं, और दूसरे वो जो धोखा देते हैं। माकियावेली कहता है कि एक अच्छे प्रिंस को दोनों किस्म के लोगों की तरह चलना चाहिए। वो कहता है कि फॉक्स और लायन का मिसाल लो। शेर ताकतवर होता है, वो किसी को अपने सामने नहीं आने देता, लेकिन वो जाल में फंस सकता है। लोमड़ी कमजोर होती है, लेकिन वो हर जाल से बच जाती है क्योंकि वो होशियार होती है। माकियावेली कहता है कि एक प्रिंस को शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए ताकि वो अपने दुश्मनों को डरा सके, और लोमड़ी की तरह होशियार होना चाहिए ताकि वो किसी के धोखे में ना आए। लेकिन वो ये भी कहता है कि आपको हमेशा अच्छे इंसान का चेहरा दिखाना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप सच बोलने वाले हैं, वफादार हैं, लेकिन अंदर से आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब जरूरत हो तो आप ये सब चेहरे बदल लें। ये नहीं कि वो कहता है कि हमेशा झूठ बोलो। वो कहता है कि जब सच बोलना आपकी रियासत के लिए नुकसानदेह हो तो झूठ बोलना बेहतर है। वो कहता है कि लोग आमतौर पर आंखों से ज्यादा देखकर फैसला करते हैं, वो हाथ से ज्यादा आंखों पर यकीन करते हैं। मतलब कि जो चीज वो देखते हैं वो उस पर यकीन करते हैं, चाहे असल में वो सच हो या झूठ। इसलिए प्रिंस को अपनी अपीयरेंस पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। चैप्टर 19 में मैकियावेली बताता है कि एक प्रिंस को नफरत से कैसे बचना चाहिए। वो कहता है कि एक प्रिंस को अपनी आवाम से नफरत नहीं खिलानी चाहिए। इसके लिए वो दो चीजें बताता है। पहली चीज ये कि प्रिंस को कभी भी अपने लोगों की प्रॉपर्टी और उनकी इज्जत को हाथ ना लगाना चाहिए। लोग अपनी दौलत और अपनी इज्जत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर प्रिंस ने इन चीजों को छुआ तो लोग उससे नफरत कर देंगे। दूसरी चीज ये कि प्रिंस को हमेशा ऐसी इमेज मेंटेन करनी चाहिए कि वो आवाम का ख्याल रखता है, चाहे असल में वो रखता हो या ना रखता हो। मैकियावेली कहता है कि अगर आवाम आपसे नफरत करने लगी तो कोई भी दुश्मन आपको आसानी से हरा सकता है, क्योंकि आवाम खुद ही आपके दुश्मनों के दरवाजे खोल देगी। इसलिए वो कहता है कि प्रिंस को हमेशा आवाम के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो आपके खिलाफ ना हो सके। अब हम चैप्टर्स 20 से 23 की तरफ आते हैं, जहां मैकियावेली मजीद मशवरा देता है कि प्रिंस को अपनी रियासत को कैसे बरकरार रखना चाहिए। चैप्टर 20 में वो कहता है कि कुछ लोग मशवरा देते हैं कि प्रिंस को अपने दुश्मनों को फौरन खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मैकियावेली कहता है कि ये हमेशा बेहतर नहीं होता। कभी कभी आपके दुश्मनों को जिंदा रखना बेहतर है ताकि लोगों को पता चले कि आप कौन से दुश्मन हैं और वो आपकी तरफ देखें। दूसरा मशवरा ये कि प्रिंस को फोर्ट्रेसेस बनाने चाहिए, यानी टिले बनाने चाहिए, ताकि अगर बगावत हो तो वो वहां पनाह ले सके। मैकियावेली कहता है कि ये भी हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि अगर अवाम आपसे नफरत करती है तो किला भी आपको नहीं बचा सकता। बेहतर ये है कि आप अवाम का दिल जीत लो, फिर आपको किसी किले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 21 में वो कहता है कि एक प्रिंस को हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जो उसकी रेप्यूटेशन को मजबूत करें। वो कहता है कि अगर दूसरी रियासतों में कोई मसला हो तो प्रिंस को उस तरफ झुकाव दिखाना चाहिए, ताकि लोग समझें कि ये लीडर बहुत ही एक्टिव है, ये लीडर अपने इलाके में बड़े बड़े काम कर रहा है। चैप्टर 22 में वो मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स के बारे में कहता है। वो कहता है कि एक प्रिंस को हमेशा ऐसे लोगों को चूज करना चाहिए जो समझदार हों, जो ईमानदार हों और जो सिर्फ आपकी भलाई चाहते हों। लेकिन यहां भी वो होशियारी की बात करता है। वो कहता है कि एडवाइजर्स को हमेशा ये एहसास दिलाना चाहिए कि उनकी ताकत सिर्फ आपकी मर्जी से है। अगर उन्होंने ज्यादा सर उठाया तो उनको फौरन नीचे किया जा सकता है। चैप्टर 23 में वो कहता है कि प्रिंस को हमेशा फ्लैटरर से बचना चाहिए। वो कहता है कि हर कोई जो आपकी तारीफ करता रहे वो असल में आपको बर्बाद कर रहा होता है। एक अच्छे प्रिंस को हमेशा सच बोलने वाले लोगों को अपने करीब रखना चाहिए, चाहे वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। फिर चैप्टर 24 में मैकियावेली इटली के कुछ प्रिंसेस का जिक्र करता है जो अपनी रियासतें खो चुके थे। वो कहता है कि वो लोग इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने मैकियावेली की बातों पर अमल नहीं किया। उन्होंने अपनी फौजों पर डिपेंड किया, उन्होंने अपने दुश्मनों को हल्का समझा और उन्होंने अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखा। माकियावेली यहाँ पर उन प्रिंसेस को आईना दिखाता है जो कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो दयावान हूं, लेकिन असल में वो कमजोर थे। वो कहता है कि एक प्रिंस को हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी रियासत पर कल हमला हो जाए तो मैं क्या करूंगा। अगर वो इस सोच से नहीं गुजरता तो वो असल में एक लूजर है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। चैप्टर 25 में माकियावेली किस्मत और इंसान की कोशिश पर बहुत ही गहरा लेक्चर देता है।
वो कहता है कि दुनिया में दो चीजें हैं जो इंसान की तकदीर तय करती हैं, एक किस्मत और दूसरी इंसान की खुद की सलाहियत। माकियावेली कहता है कि किस्मत इंसान की तकदीर का आधा हिस्सा तय करती है और बाकी आधा हिस्सा इंसान खुद तय करता है अपनी मेहनत से। वो कहता है कि किस्मत को एक दरिया की तरह समझो जो अपनी रफ्तार से बह रहा है। अगर इंसान उस दरिया के साथ बह रहा है तो वो कामयाब होता है, लेकिन अगर वो दरिया के खिलाफ जा रहा है तो वो डूब जाता है। लेकिन माकियावेली ये भी कहता है कि किस्मत सिर्फ उन लोगों पर राज करती है जो उसके आगे झुक जाते हैं। जो लोग हिम्मत से किस्मत का मुकाबला करते हैं, किस्मत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कहता है कि एक प्रिंस को हमेशा अपनी सलाहियत पर यकीन रखना चाहिए, उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि जब किस्मत का मौका आए तो वो उसको पकड़ सके। ये चैप्टर असल में माकियावेली का अपने रीडर्स को हौसला देने वाला चैप्टर है। वो कहता है कि हार मत मानो, किस्मत को हमेशा चैलेंज करो। आखिर में चैप्टर 26, जो कि बुक का आखिरी चैप्टर है, यहां मैकियावेली इटली के लिए एक खास पैगाम देता है। वो कहता है कि इटली एक ऐसी रियासत है जो बहुत से दुश्मनों के हमले झेल चुकी है, जिसको बारबेरियंस ने लूटा है और जो अब तक आजाद नहीं हो सकी। मैकियावेली लोरेंजो डी मेडिसी को अपील करता है कि वो इटली को आजाद कराए, वो उन सब दुश्मनों को निकाल दे जो इटली पर मुसल्लत हैं। वो कहता है कि इटली के लोग अब भी ताकतवर हैं, उनमें अब भी वो जज्बा है कि वो अपनी आज़ादी हासिल कर सकें। बस उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनको लीड करे। मैकियावेली कहता है कि अगर आप मेरी बातों पर अमल करें, अगर आप मेरी दी हुई स्ट्रैटेजी फॉलो करें, तो आप इटली को फिर से आज़ाद करवा सकते हैं और इटली फिर से अपनी पुरानी शानो शौकत हासिल कर सकती है। ये चैप्टर असल में मैकियावेली का एक ड्रीम था, एक उम्मीद थी कि शायद लोरेंजो डी मेडिसी उनकी सुन ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैकियावेली की बुक उस वक्त तक पब्लिश नहीं हुई जब तक वो जिंदा था, और उसके बाद जब पब्लिश हुई तो दुनिया ने उसको बहुत से डिफरेंट एंगल से देखा। दोस्तों, अब हम द प्रिंस के कुछ कोर थीम्स और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं ताकि आपको पूरी बुक का असल मैसेज समझ आ जाए। पहला और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी को अलग करना। मैकियावेली से पहले बहुत से फिलोसोफर्स कहते थे कि एक लीडर को हमेशा मॉरल होना चाहिए, उसको हमेशा सच बोलना चाहिए, उसको हमेशा दया दिखाना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने इन सब बातों को चैलेंज कर दिया। उसने कहा कि पॉलिटिक्स में मॉरल सिर्फ एक लग्जरी है जो अमीर और ताकतवर रियासतें अफोर्ड कर सकती हैं। लेकिन जब आपकी रियासत खतरे में हो, जब आपके दुश्मन आपको घेर लें, तो आपको वो करना पड़ता है जो आपकी रियासत को बचाए, चाहे वो मॉरल्स के खिलाफ क्यों ना हो। मैकियावेली कहता है कि लोग आमतौर पर दो चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, एक उनकी आंखें और दूसरा उनका दिल। आंखें वो चीज देखती हैं जो सरफेस पर है और दिल वो महसूस करता है जो असल में है। लेकिन एक अच्छे प्रिंस को हमेशा अपनी आवाम की आंखों को सेटिस्फाई करना चाहिए, चाहे उसका दिल कुछ भी कहता हो। मतलब कि अपीयरेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, अगर आपके एक्शंस अच्छे लग रहे हैं, तो लोग आपसे खुश हैं, चाहे असल में आप क्या कर रहे हो। दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैकियावेली को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। मैकियावेली कहता है कि अगर आपका मकसद अच्छा है, अगर आप अपनी रियासत को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने लोगों को खुश रखना चाहते हैं, तो आप जो भी तरीका इस्तेमाल करें वो ठीक है। चाहे आपने झूठ बोला हो, चाहे आपने किसी को कत्ल कराया हो, चाहे आपने किसी का धोखा किया हो, अगर एंड रिजल्ट में आपकी रियासत मजबूत हुई, आपके लोग खुश हुए, तो ये सब जस्टिफाइड है। ये बात आज भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मैकियावेली कहता है कि आप आइडियलिज्म में मत रहो, आप रियल वर्ल्ड देखो। रियल वर्ल्ड में अगर आपने अपने दुश्मन को मौका दिया तो वो आपको खत्म कर देगा, इसलिए पहले आप उसको खत्म करो। तीसरा बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान की फितरत कैसी है। मैकियावेली कहता है कि इंसान बाय नेचर सेल्फिश है, वो अपने फायदे की सोचता है। वो जब तक आपसे फायदा उठा रहा है तब तक आपका दोस्त है, और जब फायदा खत्म हो जाता है तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। वो कहता है कि लोग पुरानी चीजों की तरफ रुजू करते हैं, उनको नई चीजें पसंद नहीं आती। अगर आप उनकी पुरानी जिंदगी में कोई तब्दीली लाओगे तो वो फौरन नाराज हो जाएंगे। इसलिए प्रिंस को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि लोगों की फितरत को समझ कर चलें। लोगों को या तो पैम्पर करो या फिर अनाइलेट करो, दरमियानी रास्ते से कुछ नहीं होगा। ये मैकियावेली की बहुत ही सख्त बात है, लेकिन वो कहता है कि ये रियलिटी है। चौथा बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि सेल्फ रिलायंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली हर चैप्टर में ये बात रिपीट करता है कि एक प्रिंस को अपनी कुवत पर डिपेंड करना चाहिए, अपनी फौज पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर, अपनी सलाहियत पर। अगर वो दूसरों पर डिपेंड करेगा, चाहे वो एलाइज हों, चाहे मर्सनरीज हों, चाहे किस्मत हो, तो एक दिन वो जरूर गिर जाएगा।
वो सिजारे बोर्जिया का मिसाल देता है, जो कि किस्मत से आया था, लेकिन किस्मत ने उसको छोड़ दिया तो वो गिर गया। वो कहता है कि जो प्रिंस अपनी मेहनत से, अपनी कुवत से तख्ते पर आता है, वो असल में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने ये कैसे हासिल किया और वो इसको कैसे बरकरार रख सकता है। दोस्तों, अब हम सोचते हैं कि द प्रिंस की आज की दुनिया में क्या वैल्यू है। क्या ये बुक सिर्फ हिस्ट्री की एक इंटरेस्टिंग किताब है या इससे आज भी कुछ सीखने को है? मैं कहता हूं कि ये बुक आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 500 साल पहले थी। आज भी जब आप देखते हैं कि कोई लीडर कैसे अपनी आवाम को कंट्रोल करता है, कैसे वो अपनी इमेज बनाता है, कैसे वो अपने दुश्मनों को खत्म करता है, कैसे वो झूठ बोलता है और लोग उस पर यकीन कर लेते हैं, तो आपको माकियावेली की याद आती है। आज के बिजनेस वर्ल्ड में भी ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। एक सीईओ जो अपनी कंपनी को लीड कर रहा है, उसको भी ये सब कुछ करना पड़ता है। उसको भी अपने कंपेटिटर्स को आउटस्मार्ट करना पड़ता है, उसको भी अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना पड़ता है, उसको भी कभी कभी टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो लोगों को अच्छे नहीं लगते। माकियावेली कहता था कि पॉलिटिक्स में आपको हमेशा दो चीजें समझनी है, पावर और परसेप्शन। आज भी ये दो चीजें हर फील्ड में अप्लाई होती हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो। आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि पावर कैसे काम करती है और परसेप्शन कैसे बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं वो ये कि द प्रिंस को पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आप भी एक जालिम हुक्मरान बन जाएं। इस बुक का मकसद ये है कि आप दुनिया की असली हकीकत को समझ सकें। आपको पता चले कि जब कोई लीडर आपसे झूठ बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, जब कोई लीडर आपको डरा रहा है तो वो क्यों डरा रहा है, जब कोई लीडर अच्छे बनने का नाटक कर रहा है तो असल में वो क्या सोच रहा है। ये बुक आपको अवेयर बनाती है, ये बुक आपको बेवकूफ बनने से बचाती है। मैकियावेली ने दुनिया को ये दिखाया कि पावर का गेम कैसे खेला जाता है, और आज भी ये गेम वैसा ही चल रहा है, बस चेहरे बदल गए हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट एंगल देखते हैं। मैकियावेली ने द प्रिंस में जो बात की कि एक लीडर को अपनी आवाम से नफरत नहीं खनानी चाहिए, ये बात आज भी बहुत रेलेवेंट है। आज भी जो डिक्टेटर अपनी आवाम को जुल्म देते हैं वो एक ना एक दिन गिर जाते हैं। हिस्ट्री गवाह है कि जितने भी जालिम हुक्मरान हुए हैं, चाहे वो सद्दाम हुसैन हों, चाहे कद्दाफी हों, चाहे और भी बहुत से हों, सब ने अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखा और सब ने अपनी आवाम की नफरत हासिल की और सब गिर गए। मैकियावेली ने 500 साल पहले ही ये बात कह दी थी कि डर ठीक है लेकिन नफरत नहीं। नफरत वो चीज है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है। इसलिए आज के लीडर्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर आप अपनी आवाम से नफरत हासिल करेंगे तो आपका कोई किला, कोई फौज, कोई दुश्मन आपको नहीं बचा सकता। दोस्तों, अब हम बुक के कुछ मशहूर कोट्स और उनकी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं ताकि आपको पूरी डेप्थ समझ आ जाए। सबसे पहला कोट ये है कि इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बोथ। मैकियावेली इससे ये कहना चाहता है कि प्यार एक वीक फाउंडेशन है। लोग आपसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको आपसे कुछ फायदा होता है। जिस दिन फायदा खत्म, प्यार खत्म। लेकिन डर ये हमेशा रहता है, क्योंकि डर एक साइकोलॉजिकल चीज है। लोग आपसे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर वो कहता है कि आपको नफरत से बचना चाहिए। डर और नफरत में फर्क समझना बहुत जरूरी है। डर में लोग चुप रहते हैं, लेकिन नफरत में लोग एक्शन लेते हैं। इसलिए एक आइडियल सिचुएशन ये है कि आप डराएं भी और प्यार भी हासिल करें। लेकिन अगर आपको एक चूज करना पड़े तो डर चूज करो। दूसरा मशहूर कोट ये है कि द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये कोट असल में पूरी बुक का समरी है। मैकियावेली कहता है कि दुनिया में कोई भी एक्शन अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वो अच्छा या बुरा उसके नतीजे से होता है। अगर आपने किसी को कत्ल करके अपनी रियासत बचाई तो ये एक्शन असल में अच्छा था, क्योंकि इससे बहुत से लोगों की जिंदगियां बच गईं। लेकिन अगर आपने बेवजह कत्ल किया तो ये बुरा था। इसलिए हर एक्शन को उसके नतीजे के हिसाब से जज करो, ना कि उसके प्रोसेस के हिसाब से। तीसरा कोट ये है कि मेन ऑट आइदर टू बी इंडल्ज्ड और अटरली डिस्ट्रॉयड। मैकियावेली यहां पर कहता है कि अगर आप किसी दुश्मन को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाओगे तो वो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि उसको अब पता है कि आप उसका दुश्मन हैं और वो अब अपनी पूरी कुव्वत से आपके खिलाफ होगा। लेकिन अगर आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वो फिर कभी नहीं उठ सकेगा। इसलिए या तो दुश्मन को इतना मत छेड़ो कि वो जिंदा रहकर आपको कटराए, या फिर उसको खत्म ही कर दो। दोस्तों, अब हम बुक के कंक्लूजन की तरफ आते हैं।
द प्रिंस असल में एक ऐसी बुक है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये बुक आपको दिखाती है कि दुनिया का असली चेहरा कैसा है। ये बुक आपको बताती है कि पावर का गेम कैसे खेला जाता है, और ये गेम सिर्फ ताकतवर लोगों का नहीं बल्कि हर उस शख्स का है जो कुछ हासिल करना चाहता है। मैकियावेली ने दुनिया से ये झूठ नहीं छुपाया कि सियासत में सब कुछ अच्छा और साफ सुथरा है। उसने कहा कि सियासत में गंदगी है, लेकिन इस गंदगी में रहना पड़ता है और इस गंदगी में जीतना पड़ता है। उसने कोई आइडियल वर्ल्ड नहीं दिखाया, उसने रियल वर्ल्ड दिखाया। लेकिन दोस्तों, एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि मैकियावेली की बुक को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में कोई अच्छाई नहीं, कोई इंसानियत नहीं। नहीं, दुनिया में अच्छाई भी है, इंसानियत भी है, लेकिन सियासत और पावर का अलग गेम है। और अगर आप इस गेम में एंटर होना चाहते हैं तो आपको इसके रूल्स समझने होंगे। मैकियावेली ने वो रूल्स लिख दिए हैं। अब आप इन रूल्स को अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप इन रूल्स को अपनी डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके, या आप इन रूल्स को ऑफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी को बेवकूफ बना सकें। यह आपकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको द प्रिंस की यह समरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको मैकियावेली की फिलॉसफी कैसी लगी। क्या आप अग्री करते हैं या डिसअग्री? और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर लें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारी मेहनत को और ज्यादा बढ़ावा देता है और हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।